यूसीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों पूरी दुनिया में एक ही बात चर्चित है और वो है कोरोना वायरस को लेकर जो पैंडेमिक या फिर बाद में जो महामारी हुई है, इसको लेकर आजकल चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा के कारण बाकी बीमारियों की तरफ, बाकी टेम्परेचर, क्लाइमेट, इनकी तरफ से लोगों का ध्यान पूरी तरह से हट गया है। मतलब ये काफ़ी गंभीर समस्या है जिसको लेकर आज चर्चा करना ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कहीं व्हाट्सएप नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से आने वाले जो 50 पोस्ट है उसको लेकर लोग मानने लग जाते हैं। तो ऑथेंटिक चीज़ क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया हमारे स्टूडियो में महाराष्ट्र के डिविजनल टास्क फोर्स में गठित एक मेंबर जो है डॉक्टर रविंद्र सरनाइक। इनसे आज हम बात करेंगे। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कोरोना को लेकर कई सारे भ्रम थे, उसको आज हम इन मिथ्स को क्लियर करेंगे। क्योंकि कोरोना पहले भी था और इससे माइल्ड कोल्ड कॉफ वगैरह जैसी बातें होती थी जिसको लेकर हम ठीक भी हो जाते थे। लेकिन एक स्ट्रेन जो 2002 में आया जिसको हम सार्स कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कोरोना वायरस। और अब जो 2019 में आया है, वुहान सिटी से जो ओरिजिनेट हुआ है, वो जिसको SARS-CoV-2 कहा जाता है, इसमें क्या अंतर है, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है और कौन कौन सी सावधानियां बरतना ज़रूरी है, इसके लिए हमने डॉक्टर सरनाइक को यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। जैसे मैं इंट्रो में बता रहा था कि कोरोना पहले भी था, उसको लेके लोगों ने पहचाना नहीं कि वायरस क्या है वगैरह। तो हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, पैथोजेंस क्या चीज़ होते हैं और वायरस बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है। सही चीज़ है। जो बीमारियां इंसान में पाई गई है, बैक्टीरियाज जो है वो पूरी जो पेशी जिसको बोला जाता है, शरीर की पेशी, वो पूरी लाइव रहती है जी। उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, उसको पूरा एनवलप भी रहता है। और जो उसका जो पार्ट पोर्शन है उसको, मतलब ये सब आंखों से नजर नहीं आने वाली बहुत ही छोटी सूक्ष्म चीजें रहती है। वायरस जो है उसका पार्ट रहता है जी। उसमें का छोटा सा प्रोटीन का एक आध मटेरियल रहता है जिसको अपन मटेरियल कहा जाता है, वो और भी सूक्ष्म रहता है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल जैसा ही रहता है जी। और इसको खुद होके मल्टीप्लाई होने की क्षमता इसमें नहीं रहती है जी। वायरस में। ये जब कोई दूसरे इंसान के सेल्स को या पेशी को अटैच हो जाता है तो उसको वो स्टोर हाउस करके यूज करना चालू कर देता है, सेल के अंदर चला जाता है और फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को, जैसे हम लोग स्कैनिंग मशीन अपने फोटोकॉपियर में कॉपीज बनाते हैं, तो एक कॉपी की 50 कॉपी बनाने को बहुत कम समय लगता है जी। उतनी इससे भी ज्यादा रफ्तारी से एकदम से लाखों के मात्रा में ये खुद को मल्टीप्लाई करके खुद की कॉपीज चालू कर देता है, जैसे उसको अपना सेल प्लेटफॉर्म मिल जाता है जी। तो जो एंट्री पॉइंट तक के हद लिमिट रहती जो अपने हाथ में है, एक बार वो सेल के अंदर चला गया तो उसके कॉपीज बनना, मल्टीप्लाई होना चालू होता है। वो बहुत रफ्तारी से रहता है, कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में, कुछ घंटों में बिलियंस ऑफ सेल्स, काफी सेल्स इन्फेक्ट होते हैं और वहां से वो सेल खत्म करके वो फिर जैसे बाहर निकलता, बाजू वाली अच्छी सेल को फिर वहां पे भी वो छोटे छोटे वायरॉन पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं और वहां पे फिर उसी मात्रा में उनका मल्टीप्लिकेशन चालू रहता, जिसको हम लोग इन्फेक्शन जब वायरस का हो जाता है उसके बाद उसको सिम्टम्स आने में जो बीच वाला विंडो पीरियड जिसको अपन कहते हैं, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं जी। तो वो कुछ चंद घंटों का भी रह सकता है। साधारण अभी अपन कोरोना की बात कर रहे हैं, इसमें पाया गया है कि 3 से 5 दिन का इंटरवल जनरली इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है। तो जब तक अपने को ये कीटाणु शरीर में ऐसे कॉपीज बना रहे हैं परंतु तकलीफ इंसान को नहीं हो रही है, मतलब एसिम्टोमेटिक है या प्री सिम्टोमेटिक, 2 क्लासेस है इसमें। तो अगर एक बार तकलीफ हो गई तो अपने को मालूम हो जाता समाज को कि इनको बुखार है, इनको बाजू के कमरे में रखो, आइसोलेशन इजी हो जाता। परंतु कोई तकलीफ ही नहीं लेते हुए अपन जब आजू बाजू पड़ोस के व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, उसमें पाया गया है कि 58 से 60% इन्फेक्शन रेट जो पाया गया है वो ये एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक फेज में ही होता है। क्योंकि ये तो सामाजिक सभी को मालूम हो गया है अभी, जैसे अभी दिनों से देख रहे हैं कि बुखार आने के बाद इंसान ऑटोमेटिकली थोड़ा दूर खुद भी रहता है, लोगों से भी रहता है। पर ये जागरूकता रहना भी जरूरी है कि हम जैसे बाहर बाजार में जाके आए,
या फिर हम लोग और कहीं एक्सपोजर हो रहे पब्लिक प्लेसेस में, ज़्यादा इंसानों से अपना कांटेक्ट आ रहा है, जो ग्रुप अवॉइड करने को कायदे बनते हैं, इसमें ये पाया गया है कि हम लोग को बिना तकलीफ के अपन वो कीटाणु अपने शरीर पे, हाथ में, पैरों में, मुंह में, नाक में लेके घर में आ जाते हैं। और फिर सबको बताया गया है कि आप नहा लीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए, किंतु ये जो कीटाणु पहुंचते हैं वो आंख, नाक और मुंह, जबान, यहाँ से वो रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, वहां से वो एक बार वहां कीटाणु लॉज हो गए तो मैं जो बता रहा था उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाता। तकलीफ कुछ नहीं होगी, आप गरारे करेंगे, गर्म पानी की भाप लेंगे, परंतु इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा, जो सेल के बाहर है वहां तक उसको वो जा सकता है जी। वो भी गर्म पानी की भाप थ्रोट तक जाएगी, अपर फेरिंग्स तक जाएगी, परंतु एक बार वो नीचे के हिस्से में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कीटाणु अगर चले गए हैं तो वहां तक उतने टेम्परेचर का पानी नहीं पहुंच पाएगा जी। और फिर अपने को जो फिजिकल मेजर्स है उसके लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। और उसी टाइम पे क्योंकि तकलीफ नहीं है, आपने कितना भी अच्छे से हाथ पैर धोए हैं, फिर भी वो आप संपर्क जिस लोगों से होगा वहां पे वो कीटाणु क्षमता अपने वो इंसान में रहेगी कि वो फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे। इसलिए अपन ने ये जो प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक केसेस है, इनको अपन ने स्मोकलेस फायर बोलना चाहिए। ये मेरी भावना है कि ना अंगार है, ना बुखार है, ना कुछ है, पर ये क्षमता है कि ये पोटेंशियल स्प्रेडर्स है, जिसको आजकल अभी जब से ये दूसरा वेव आ गया, आपने काफी मीडिया में देखा होगा, इसको सुपर स्प्रेडर्स नाम दिया गया है जी। सुपर स्प्रेडर्स मतलब पोटेंशियली वो स्मोकलेस फायर लेके इंसान घूम रहा है। और अभी जो नए कीटाणु आए हैं, इन्होंने म्यूटेशन बोला जाता है, अपने अभी इतना स्टडी जीनोमिक हुआ नहीं, तो वो वायरस एडाप्ट भी कर रहा है और वो खुद को वो जीवित रखने के लिए उसको उसकी जो कोई एक जीनोमिक क्वालिटीज रहती है वो थोड़ी मॉडिफाई कर लेता है जी। ऐसा होता है और ये हर इंसान में भी होता है ना। पहले दिन जिसको बुखार हो गया, ज्यादा तकलीफ होके पेशेंट अगर भर्ती हो जाए, 10 दिन अस्पताल में रहे, तो ये जो पर्टिकुलर कॉपीज बनना चालू रहता है, ये लाखों मिलियंस के मात्रा में रहती है। तो इसमें भी कुछ म्यूटेंट्स ऑटो फॉर्म होते रहते हैं, नॉर्मली इवॉल्व होता है वायरस। ये हर इंसान के शरीर में 2-3 डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट्स पाए जा सकते हैं विद इन 8 डेज 10 डेज ऑल्सो, परंतु वो इतने डेंजरस नहीं रहते समाज के हिसाब से। पर अभी जो अपन समाज में देख रहे हैं उसमें ये म्यूटेशन के 2 इमीडिएट चीजें नजर में आ रही है। एक तो पहले एक इंसान को जब होता था तो आपने देखा काफी किलोमीटर तक के इलाके को कंटेनमेंट करते थे और फिर उस इलाके में कोई नहीं मिलता था। और उसके अगेंस्ट अभी जो देखा गया है कि एक जन को भी घर में बुखार आ गया, उनका टेस्ट का रिपोर्ट आते आते घर में और 2-4 लोगों को बुखार आना, खांसी आना शुरू हो जाता। तो मतलब इनका पोटेंशियल जो स्प्रेड होने का है ये 1.7 टाइम्स ज्यादा है। और ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पहले के जो कीटाणु थे, हम लोग देख रहे थे जो फ्रजाइल पॉपुलेशन जो था, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो था, उन्हीं पे अटैक करते थे। 60 साल की उम्र ज्यादा है, डायबिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज है। अभी जो पाया गया है कि अभी उनको बहुत ज्यादा बीमारियां लेके इंसान नहीं भी है, कम उम्र के लोग हैं, 35 साल, 40 साल, 45 साल, इन लोग भी अस्पताल में आते आते ऑक्सीजन कम होना और काफी सीवियर कोविड जो बोला जाता, उस मात्रा में ये देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये कीटाणु में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर है। अपने पास जीनोमिक एनालिसिस जो उसका सीक्वेंसिंग होता है वायरस का, उसमें एक्चुअली वो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वायरस का स्टडी करके क्या फर्क आया वो अपन देखा जा सकता जी। उतने ज्यादा मात्रा में इंडिया में वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग एनालिसिस नहीं हो पा रहा है जी। सर, एक यहाँ पूछना चाहता आपसे कि चाहे वो कोरोना वायरस हो या सार्स हो या मर्स हो, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो भी टाइप की आप कोरोना वायरस की बात करते हो, ये सब जूनोटिक ओरिजिन है, मतलब ये एनिमल से ही इंसान में ट्रांसफर हुआ है? ऐसा तो एक संभावना रहती है, जूनोटिक ट्रांसफर इसमें तो हुआ है और ये बहुत मात्रा में सब जगह डिस्कस भी हो रहा है। परंतु कुछ वायरसेस से वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट भी होते हैं। अच्छा, हर टाइम ऐसा नहीं, वो तो अभी मतलब इस टाइम पे अभी हम देख रहे हैं जो न्यूज़ स्ट्रेन है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन एक घर में ही ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये एक है पोटेंशियल सोर्स जो ये वायरस का है। ये मैं हमारे मरीज को भी ये बताता हूँ कि वायरस को पैर नहीं होते, वो चल नहीं सकता। तो अगर हमने इंटेलेक्चुअली अपने शरीर को बराबर संभाल लिया, क्योंकि वो इंसान का ही वापर कर रहा है इधर उधर फैलने के लिए, तो अगर ये जो कीटाणु है
ये कीटाणु को हम लोग मर्यादित समय पे अपने आप पे नियंत्रण रखे, जिसको सोशल बिहेवियरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट सब जगह आ रहा है कि भाई आपको हाथ पैर धोना है, मुंह धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये बेसिक चीज है। पर इंसान का दूसरे इंसान से कांटेक्ट पॉइंट अगर कम रखे, 2 मिनट 4 मिनट में आपका काम अगर हो जाता है, आप मास्क बराबर यूज कर रहे, हेड शील्ड यूज कर रहे, फेस शील्ड, बीच में कुछ डिस्टेंस बराबर रख रहे, तो ये एक इंसान से ये वायरस जंप करके दूसरे इंसान में पहुंचने को रोकथाम कर सकते हैं। और ये रोकथाम अगर हो जाए तो वायरस ऐसा फैलेगा नहीं जिस तरह से अभी फैल रहा है। तो हर इंसान के दिमाग में अगर ये आ जाए कि मैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, पर मेरे हाथ पैरों में ये कीटाणु लेके ही मैं घूम रहा हूँ, तो मेरे वजह से, जैसे ये इसका मैं एक सिंपल उदाहरण होम आइसोलेशन में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव है इसलिए घर में बिठा दिए। अब ये जो घर में बैठे हैं, 2 दिन में कोई तकलीफ नहीं होने से इनके फोन आते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत काम तो कर सकता हूँ, थोड़ा बाहर टहलने तो जा सकता हूँ। तो इसमें घर में बैठ के उनका एक्चुअली उनको एक फीलिंग आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। एक्चुअली उनको समझाना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि आप घर के बाहर नहीं जाने से समाज के लिए बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बेनिफिशियल, आप एक्चुअली प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं घर में बैठ के। क्योंकि आपके शरीर पे अगर कोई कीटाणु टच करके आपसे फैल के दूसरे के पास चले जाए, भले ही आपको तकलीफ ना हो, पर आपने वो असिस्ट कर लिया वायरस को ट्रांसमिट करने में, तो उससे बचाव करने के लिए घर में आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है। जी 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 सर, यहाँ फिर एक बार पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप लोग देखते हो कि ये जब पहले कोरोना होता था, माइल्ड कॉफ, फ्लू, सर्दी खांसी होती थी, जो कि कॉमन बुखार, कोल्ड वगैरह बोलते थे, उसके सिम्टम्स दिख जाते थे। क्या कोई स्पेशल सिम्टम्स कोरोना वायरस में देखने को मिला है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सिम्टम्स जो है, मतलब चाहे वो SARS-CoV-2 हो या फिर मर्स हो? कोई अभी अपन क्योंकि कोविड-19 पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा गया शुरुआत में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, परंतु अभी ये नॉर्मल जो वायरस के लक्षण रहते वही रहते थे। परंतु उस टाइम भी ये देखा गया कि उनको लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये ऑलमोस्ट 98% लोगों में स्पेसिफिक होता था। यानी इनकी जो डायग्नोस्टिक, एक ही सिम्टम ये थी कि ये उसके बावजूद शरीर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, वीकनेस रहना, लिथार्जी, लेटे रहना, उठने की इच्छा नहीं होना, भूख कम हो जाना, तो इस टाइप के सिम्टम्स भी उनमें पाए गए हैं। परंतु रिसेंट पास्ट में अभी जो 1-2 महीने में जो मरीज आ रहे हैं, इसमें काफी अंतर आया है। इन लोगों में पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना और भयंकर वीकनेस होना, यानी लेटने के बाद बिस्तर से उठ के बैठने की इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा। और वीकनेस इतना ज्यादा होता है कि उनका ऑक्सीजन नॉर्मल रहता है, हार्ट रेट नॉर्मल है, बुखार नहीं है, पर सिर्फ वीकनेस से लेट के उठ नहीं पा रहे हैं। तो हर ये यहाँ एक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हर किसी को ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए, ये तकलीफ रहे, तो उनकी सिम्टम, जैसे अपन खांसी पे आते हैं, खांसी की मात्रा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकती है, किसी को बिल्कुल ही नहीं आ रही, और किसी को बहुत ही तेज, इतनी ज्यादा तेज आती है कि खांसते खांसते वो बेहोश होके चक्कर आके नीचे गिर जाते हैं, जिसको कफ सिंकोप बोला जाता। तो अब जैसे माइल्ड का मतलब जो सामाजिक धारणा है, ये देखना चाहिए कि वो सिम्टम भी माइल्ड, मॉडरेट, यानी बीमारी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एक हो गया। जिसको मॉडरेट टू सीवियर ऑक्सीजन कम हुआ तो एडमिट करने के क्राइटेरिया सबको मालूम है अभी, बावजूद उसके वो एक जो सिम्टम रहती है उसको भी सीवियर सिम्टम हो सकती है। तो हर इंसान को यही लगता है मुझे तकलीफ हो रही तो मुझे सीवियर प्रॉब्लम है, और फिर वो अटेंशन सीकिंग उनको रहता है। तो अगर उसकी दवाई बराबर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ने ऐड नहीं किया है या वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वो तकलीफ तो दे ही रही है, तो उनकी तकलीफ सीवियर ही हो रही है। तो काफी बार उनको लगता है कि अब मेरे को इतनी घर में बैठ के खांसी आ रही तो मैं अस्पताल में थोड़ा सिक्योर्ड फील करता हूँ। ये इसलिए अभी मैं बताऊंगा कि अस्पताल में जैसे बेड में बहुत बार ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी पेशेंट सोचते कि मैं वहां पे ज्यादा सिक्योर्ड हूँ, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है घर में। वो तकलीफ अगर दवाई गोली लेके घर में अच्छे से टैकल हो जाए तो उनको घर में भी डर नहीं लगेगा। एक और साइकोलॉजी का बात की आपने, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, सब में प्रथम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अपन लेना चाहिए कोविड का, कि इसमें जो भय है, डर है, ये होने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि 80% लोगों को ये बीमारी ये माइल्ड ही रहती है,
और इसके पहले भी सर्दी जुकाम इतने सालों से सब लोगों को बचपन से कितने बार हुआ होगा, लेकिन तब मालूम नहीं था लोगों को कोरोना वायरस से। हाँ नहीं, तो जो भी इससे हुआ सर्दी जुकाम से इतना डर उस टाइम नहीं होता था जो अभी ये अभी हो रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग पढ़ रहे हैं। हाँ। आपने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया, हाँ। अलग अलग जगह तो जो रेफरेंसेस से आप पढ़ रहे हैं, हाँ। वो कितने रिलायबल है, उसको कितना साइंटिफिक बैकअप है, मेरी सिम्टम सच में कितनी सीरियस है, और मेरे पास अगर एडमिट करने के लिए डॉक्टर खुद बोल रहे कि घर में आप ठीक हो सकते, तो आपको विश्वास रख के खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि दूर कर दिए, उसके अलावा आपके शरीर को वो वायरस को रोकथाम करने का जो नॉर्मल प्रतिकार शक्ति है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है जी। आपको शरीर रेस्ट, घर में बैठे आप एक्सरसाइज नहीं, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम खाना खा रहे, टाइम टू टाइम पानी पी रहे, आपका फ्लूइड इंटेक अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो आप आपके शरीर के माध्यम से वो वायरस को फाइट कर रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंटली 3-4-5 दिन अपने शरीर, अपना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देके आप फुल्ली यही सोचो कि मुझे अच्छा ही होना है और मेरे शरीर में उतनी प्रतिकार शक्ति मुझे डेवलप करने को कार्य करना है। जो सर, जैसे हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को जो देख रहे इस बात से काफी प्रभावित होंगे, आपकी बात जो है कही आपने कि आपको डरने की जरूरत नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो अपने सिर पे लाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो अपने आप को प्रॉपर केयर करके आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। ये इतना डेंजरस भी नहीं जितना कि दुनिया में दिखाया जा रहा है। और फिर आपको मालूम है क्योंकि आप तकलीफ में, इसीलिए आपको आइसोलेशन में बताया गया है, तो क्योंकि ये हटके है, आपको एक चीज ये भी देखना है कि अगर इस दरमियान आपको कोई भी नई सिम्टम आए जो पहले आपको नहीं था, कभी चक्कर आ गया, जैसे ऐसे होता है काफी बार, रात को उठ के कोई वॉशरूम यूज करेगा तो उसका सडनली ऑक्सीजन कम हो जाएगा क्योंकि वो एक्सर्ट कर रहा है, और चक्कर आके कभी कभी गिरने का डर है या गिरे हुए फोन भी आते हैं। तो इस दरमियान क्या हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको जब आइसोलेशन में बोला खाना पीना सब तो ठीक है, बुखार नहीं है, पर आपको ऑक्सीजन मेजर करना है, ऑक्सीमीटर साथ में रखना है, आपका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। इसको भी लेके भ्रम है सर, जैसे 90 के नीचे गया तो डेंजरस है, 90 to 95 रहा तो आप बॉर्डर पे हो, ये तो इसके बारे में मिथ्स जो क्लियर कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऑक्सीमेट्री अगर आपके हाथ में है और आप अच्छे से ऑक्सीजन टाइट्रेट कर रहे हैं, सब में प्रथम ये देखना चाहिए कि उसका जो तरीका है वो सही होना चाहिए, मतलब वो मीटर बराबर उंगली में फिट होना चाहिए, उसका कैलिब्रेशन हो गया है अच्छे से यूज, जब क्योंकि वो कम दिखा रहा है, मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है, ये आपको शाश्वती होना चाहिए। नंबर 2, उसमें दोनों चीजें आती है, हार्ट रेट भी आता और ऑक्सीजन भी आता, तो दोनों दिखने की आदत होना चाहिए। काफी बार ऑक्सीजन नॉर्मल है, पर ऑक्सीजन नॉर्मल रखने के लिए जो फेफड़े में बीमारी होती है उसके साथ हार्ट कॉम्पेंसेट भी करता है। तो कभी कभी शुरुआत के टाइम पे ऑक्सीजन नॉर्मल भी दिख रहा है, तो नॉर्मल इसलिए दिख रहा है कि हार्ट में हार्ट रेट बढ़ रहा है, जो पहले 90 था तो कभी कभी बुखार से भी बढ़ता है, 100 हो जाता है, 110 होता है, और कभी कभी आप चलेंगे तो इसलिए 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये जानकारी जरूरी है। ये क्या है सर? 6 मिनट वॉक टेस्ट यानी अपने आप घर में, कमरे में, जहां भी आप बैठे हैं, आप 5 मिनट 6 मिनट पैदल चलिए कंटिन्यूस। हाँ, नॉर्मल स्पीड में, भागा दौड़ी कोई करने की जरूरत नहीं। अगर इसमें आपको अगर 3 मिनट के दरमियान पैल्पिटेशन होता है, छाती में धड़कन बढ़े की फीलिंग आ रही है, आपको अनइजीनेस हो रहा है, तो आप 3 ही मिनट पे रुक जाइए, तुरंत आपका ऑक्सीजन हार्ट रेट रिकॉर्ड कीजिए। अगर वो पहले जो बैठे बैठे था उसमें अगर 3% से कुछ अंतर आ रहा है, अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वॉक शुरू करने से पहले एक बार ऑक्सीमीटर लगा के देख लीजिए और फिर बाद में देखिए। हाँ, उसमें 3% से अंतर आ रहा है, या हार्ट रेट जैसे 10% से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जैसे 96 था और अगर आप चलेंगे और 93 हो गया, तो 100 में 3% के करीब चेंज हुआ है। तो वैसे भी अपने जो क्राइटेरिया है उसमें 93, 94 कट ऑफ है। अगर आप बैठे बैठे भी 93, 94 ऑक्सीजन दिख रहा है तो उसको 10-15 मिनट में आप रीचेक कीजिए। अच्छा। थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, आपको तकलीफ नहीं होगी, इसलिए इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहा गया है। अच्छा। ऐसे भी मरीज अभी हमारे पास आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन 82 रहता है, 80 हो जाता। परसों एक जन 76 लेके आए, तकलीफ कुछ नहीं थी, तो उन्होंने उतना ध्यान ही नहीं दिए, पर इतना ऑक्सीजन जब कम हो गया है शरीर में, इसका मतलब बीमारी की वजह से फेफड़ों में हानि ज्यादा हो गई है। उसके बाद उनका इलाज चालू हुआ। तो ये नजरअंदाज, घर में जब हम बैठे, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से अगर चेक करेंगे, हर
2-3 बार कम से कम दिन में, अगर आपको तकलीफ नहीं भी है 5-6 मिनट पैदल चल के फिर देखेंगे। तकलीफ हुई तो बीच में देखिए कम होता है क्या, तकलीफ नहीं है तो 6 मिनट पे रिकॉर्ड कीजिए। उसका आप फोटो निकाल सकते हैं, आजकल सबके पास स्मार्टफोन से, या फिर आप एक टेबल बना के रखिए 2-2, 4-4 घंटे से। और फिर वो ये जो आइसोलेशन है, बिल्कुल डरिए मत, फिर बताऊंगा आपको। आप जब आइसोलेशन में है, आपको एक मेडिकल निगरानी, जिसको हम लोग रैशनल आइसोलेशन जो है, उसमें आपको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत भी रहेगी। इसलिए आपको कोई ना कोई डॉक्टर से आपके स्मार्टफोन के द्वारा आप कनेक्टेड रहिए। आपके पास वो काफी बिजी हो सकते हैं, पर आप ये चार्ट इसलिए बनाइए कि आप उसको बीच बीच में उनको भेजते रहिए। जब टाइम रहेगा वो देखेंगे कहीं कम तो नहीं, और उनकी भी नजर आ जाएगी। तो अपने आप अपन ने इंटरप्रेट करना कि मैं तो अच्छा हूं, मुझे तो बुखार नहीं है। ऐसा भी मरीज देखे हैं कि कभी भी फोन करो, बुखार तो नहीं है डॉक्टर साहब, बुखार तो नहीं है। फिर धीरे से उनका लड़का बोलता, मैंने तो इनको अभी तक पैरासीटामोल के 3 पत्ते लाके दिए। तो अब अंदर ही बैठे बैठे बुखार का डर, अस्पताल का डर, बीमारी का डर, किसी को मेरा टेम्परेचर ज्यादा दिखना भी नहीं चाहिए, तो वो खुद ही अपने आप 2-4 बार ज्यादा गोली दवाई लेके टेम्परेचर मेंटेन रहा, तो डॉक्टर साहब अस्पताल जाने नहीं बोलेंगे। तो तीसरे दिन तक ऐसे चलने के बाद वो एक प्रकार से चीटिंग योरसेल्फ नहीं, अब ऐसे भावनाएं थोड़ी सी अच्छी जागरूक रहे, सामाजिक तौर पे इसका बैलेंस्ड अगर मानसिकता रहे, तो इतना डरने का नहीं है ज्यादा दवाई लेके। है बुखार ज्यादा तो आप बता सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि तुरंत टेस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। कुछ खून की जांच रहती है जो हर 2 या 3 दिन में करने की जरूरत पड़ती है किसी किसी को। तो वो अगर बढ़ रहे हैं पैरामीटर्स, तो उसमें दवाई का इंतजाम किया जा सकता है। उसको भी मेडिकल सुपरविजन में ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। जी सर, आपने ट्रीटमेंट की बात कही तो वहाँ से एक पॉइंट याद आया मुझको कि आजकल लोग, जैसे कि मैंने कहा, व्हाट्सएप पे रिलाई कर लेते हैं और खूब सारी बातें, र्यूमर जो है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट है और HRCT टेस्ट है। पहले कहा जाता था RT-PCR बहुत एक्यूरेट है, रिलायबल है, लेकिन आजकल ये भी एक हवा चली है कि HRCT इज़ मोर रिलायबल है, इज़ मोर एक्यूरेट। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि RT-PCR क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 HRCT से कैसे एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, ये भी बताइए। अच्छे प्रश्न है। देखो, RT-PCR जो है ना, वो जो जीनोमिक मटेरियल है, वायरस का जो जेनेटिक फॉर्मेट रहता है, इसको RT-PCR जो टेस्ट है, इसमें डिटेक्ट डायरेक्ट होता है। जैसे ये फिंगरप्रिंटिंग जैसा है वायरस का। अच्छा। कि अगर ये अपने नाक में, गले में कहीं, जैसे जहां से सैंपलिंग होता है, वो स्वैब में अगर वो कीटाणु है, तो अगर आपको बुखार नहीं है या शुरुआती सिम्टम्स है, तो मैंने जैसे बताया कि इनको कॉपीज बनने की है भी शरीर में, तो कम कॉपीज है, तो जैसा ये सेल में जाके खुद को कॉपीज बनाता है वायरस, वैसा आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में इसको भी ज्यादा कॉपीज बनाई जाती है। अच्छा। ताकि वो डिटेक्ट हो जाए, मतलब आपके स्वैब में अगर है तो। हाँ। तो उसको जो है वो PCR टेक्निक बोलते हैं। अब क्योंकि ये RNA है, वायरस भी 2 टाइप के रहते हैं, RNA और भी छोटे रहते हैं, DNA डबल स्टैंडर्ड रहते हैं, RNA सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड RNA का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं हो सकता, तो उसको फिर वो DNA में कन्वर्ट करने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए वो एक टेक्निक है। इसीलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो रहता है वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टिंग सिंगल स्ट्रैंड टू डबल स्ट्रैंड। फिर उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक का नाम है, जिसमें साइकिल्स रहते हैं। तो साधारण 35 साइकिल तक के करना पड़ सकता है। अगर बहुत कम मात्रा में है तो आपने रिपोर्ट में देखे होंगे RT-PCR, उसमें 16, 17, 18 CT वैल्यू लिखा रहता है, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम का मतलब एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, वो डिटेक्ट हो रहा है क्या, 3 बार, तो ऐसे 35 टाइम तक कर सकते हैं अपन। तो इसमें पाया गया, अभी ICMR ने नया पॉलिसी भी रिसेंटली डिक्लेयर किया। पहले कह रहे थे कि इसका कट ऑफ 24 CT वैल्यू से कम है, मतलब कीटाणु ज्यादा है। जितना ज्यादा टाइम मल्टीप्लीकेशन बार बार करना, क्योंकि ये कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, इसको गर्म करो, फिर उसको फिर से साइकिल करो, इसका एक टेम्परेचर, तो इसका एक साइकिल रन करने के लिए कुछ टाइम फ्रेम है। तो आपने जैसा बोला कि रियल टाइम RT-PCR जो है, इसमें एक्चुअली फ्लोरेसेंट कुछ लाइट्स रहते हैं, जो आजकल कंप्यूटर की वजह से वो तुरंत से वो पता चल जाता है कि इसमें इल्यूमिनेशन आ रहा है उतने मात्रा में। तो 2 साइकिल में आया, 5 साइकिल में आया, 10, तो नॉर्मल तौर पे ये अगर 17-18 वैल्यूज जो आ रही है, इनके इसमें कीटाणु बहुत ज्यादा मात्रा में होने से वो तुरंत पड़ जाते हैं, कम साइकिल में दिख जाते हैं। जी।
और उसको अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, 35 के ऊपर लग रहा है, तो वो फिर बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं रखता कि काफी बार वहां पे कीटाणु है पर उससे शरीर में इन्फेक्शन की चांसेस कम रहती है। राइट। कुछ शरीर पे वो एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस कीटाणु की वजह से कम रहेंगे। सर ये जो स्कोर होता है सर, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग, या कैसे डिसाइड करते हैं कि माइल्ड है, सीवियर है, या एडवांस स्टेज पे है वगैरह? हाँ, तो ये जो है इसके लिए अपन HRCT बोलेंगे। अभी मैं आपके पहले पुराने प्रश्न के अंग में जाऊंगा। अब क्या हो गया कि RT-PCR टेस्ट के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ये कब एडवाइजरी इसको इम्पोर्टेंस है। अगर किसी को बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने या पेशेंट ने सस्पेक्ट किया कि मेरे को कोरोना होने की संभावना है, ये संभावित पेशेंट की टेस्ट पॉजिटिव यील्ड, इसको हम लोग जो पॉजिटिविटी यील्ड आने वाला है इसके भी कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, परंतु इसको पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रहेगी। अगर हमने 100 बुखार वाले लोगों की टेस्ट करेंगे तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव टेस्ट आने की संभावना है इसमें 80 to 82% पॉजिटिविटी आ सकती है। अच्छा। परंतु अभी हमने ये भी देखा कि फिर कांटेक्ट ट्रेसिंग होता है कि घर में जितने लोग रहे, कांटेक्ट में जितने लोग आए, उनमें बीमारी सस्पेक्टेड नहीं है, फिर भी उनकी टेस्ट इसलिए उचित है कि भाई आगे जाके इनको तकलीफ होकर बढ़ने के पहले एक प्रिकॉशन के तौर पे उनको क्वारंटाइन करेंगे, बीमारी आगे नहीं फैलेगी। तो इसको मिटिगेशन बोला जाता है सामाजिक तौर पे जो भी। तो इनको कांटेक्ट ट्रेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, पर उसमें टेस्ट का यील्ड जो रहता है वो इतनी ज्यादा 80-85% लोगों में नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसमें सस्पेक्टेड ही नहीं है। इसके तीसरे टाइप की टेस्टिंग होती है सर्विलेंस टेस्ट, कि समाज में जैसे अभी इस इलाके में 1000 में से कितने पॉजिटिव है, तो एक सर्विलेंस भी किया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट रहेंगे, पर RT-PCR का टेस्ट मोस्टली डायग्नोस्टिक पेशेंट के लिए और कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए होता है। और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये साधारण एक ही दिन में आती है, फास्ट होता है। तीसरी एडवांटेज है कि इसकी स्पेसिफिसिटी काफी, मतलब कीटाणु है तो ये पॉजिटिव टेस्ट आती है। परंतु जैसे मैंने बोला, अभी जब सैंपल अपन लेंगे तो वो थ्रोट से लिया जाता, नाक से लिया जाता, उसके 4 अलग अलग सैंपल्स लेने की एक सिस्टम बनी हुई है और सब प्रोसेस में आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता, काफी बार या तो कीटाणु ही कम है और टेस्ट करने में आ गई। ये हड़बड़ी कब होती है, जैसे आज घर में एक इंसान को बुखार आ गया, उनका टेस्ट भेजा, तो बाकी 3 लोग अगर डर गए तो वो भी बोलते हमारा भी कर लो। और वो जल्दबाजी में क्या होता है कि उनके शरीर में कीटाणु अगर है भी तो वो क्योंकि उतने कॉपीज बने नहीं है तो टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं होंगे। तो इसके लिए अपने को ढांचा बना हुआ है, मतलब पोटेंशियल बेरर है वो, लेकिन फिर भी टेस्ट नेगेटिव तो इनके लिए रिकमेंडेशन ही है कि अगर आप घर में एक किसी को हो गया तो जिनको एक्सपोजर हुआ है, उनसे कांटेक्ट में आए हैं, कांटेक्ट की भी डेफिनेशन है, अगर आप दिन में से 15 मिनट उस इंसान के साथ में रहे हैं 6 फीट के डिस्टेंस के विदिन, तो आप मास्क पहने या नहीं भी पहने तो वो कांटेक्ट में घोषित होता है। मास्क नहीं पहने तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहेगी। 2 में से 1 ने पहना है मास्क तो इन्फेक्शन रेट कम रहेगा। 50%। दोनों ने पहन लिया तो ऑलमोस्ट 88 to 98% प्रोटेक्शन हो सकता है, डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ तो भी। फिर ये इसलिए बता रहा हूँ कि फिर उनकी टेस्ट नेगेटिव आने की संभावना ज्यादा रहेगी RT-PCR, क्योंकि उनको तकलीफ ही नहीं है। पर अगर वो 2-4 दिन 5 दिन, जो ICMR कहता है कि 5 से 6 दिन तक रुकिए, आइडियल टाइम जो है वो 5 दिन से 9 दिन आफ्टर एक्सपोजर इंक्यूबेट। और ये 5 और 9 के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ दूसरे दिन होती है तब तुरंत टेस्ट करो। तकलीफ है तो कोई रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर तो कीटाणु है ही एक संभावित। उसके बावजूद 10 से 15% लोगों में टेस्ट नेगेटिव आने की वजह काफी बार सैंपलिंग इनएडिक्वेट रहता है, ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, लैब में जाता है, लैब में भी टेक्निकल टेक्निक्स रहते हैं, तो इसमें इश्यूज है। तो ये फिर भी सब में अच्छी और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट RT-PCR है, मतलब SOP हो गया। अब क्या होता है कि इसमें काफी बार अभी RT-PCR करने से लोग भयभीत भी होते हैं, तो या फिर काफी बार उनको ये थोड़ा आसान बाईपास रास्ता लगता है कि आपने CT स्कैन HRCT जो बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कुछ वुहान के शुरुआत के स्टडीज आए थे पिछले साल कि बहुत सारे जो लोग भर्ती किए हुए मरीज थे उनमें CT स्कैन में कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, तो संभावित CT स्कैन भी एक अच्छा टूल है करके उनके कुछ पब्लिकेशंस आए। परंतु CT स्कैन ये स्पेसिफिक जैसे RT-PCR फिंगरप्रिंट जैसा
स्पेसिफिक जीनोमिक मटेरियल आइडेंटिफाई होता है। एक्सरे में दिखने वाली शैडो, क्योंकि पैंडेमिक है तो संभावित शैडो कोरोना से हो सकती है, पर वो स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, वो रिकमेंडेड भी नहीं। इसके ऊपर काफी थॉट प्रोवोकिंग हुआ है, बहुत सारी सोसाइटीज ने दिया है। सीटी स्कैन अगर माइल्ड पेशेंट है तो आपका ऑक्सीमेट्री घर में सिंपल साधन है, ऑक्सीजन कम होने तक सीटी स्कैन इंडिकेटेड नहीं है, ये WHO भी कहता है और अपने ICMR भी कहते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम की बात करें तो कितने कम को हमने कट ऑफ की बात जो किए थे 94। आप पैदल चलने के बाद अगर वो 3% ड्रॉप हो रहा है या फिर बैठे बैठे 94 से कम दिख रहा है, 93 है, इन दैट केस फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। सीटी स्कैन प्रिफरेबली, जैसे मैं अभी आपको बोल सकता हूँ, इंग्लैंड में सीटी स्कैन एडवाइस होने के बाद अगर उसको कंफर्म करते जब है तो उसमें बीच में एक पल्मोनोलॉजिस्ट का एडवाइस मैंडेटरी है। ये बहुत जरूरी जानना, क्योंकि अननेसेसरी जो क्राउडिंग हो रहा सीटी स्कैन में, और बहुत सारे लोगों को कुछ शैडोज दिखेगी, उसके आपने सीवियरिटी जो पूछा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसको कोराइड्स करके क्लासिफिकेशन है एक, उसमें 0 रहा तो कोरोना होने की कोई संभावना नहीं है, और 5 रहा तो कोरोना होने की मैक्सिमम संभावना है। और छठवा जो है वो RT-PCR पॉजिटिव है। RT-PCR पॉजिटिव है, उनका ऑक्सीजन अगर कम नहीं हुआ है, उनको चेस्ट की सिम्टम्स नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो उनकी सीटी स्कैन करने की उतनी जरूरत नहीं भी है जी। अपने तो ओवरऑल आप क्या सजेस्ट करोगे सर, HRCT का क्या एडवांटेज है या फिर बाद में RT-PCR का क्या एडवांटेज है? जो RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो ही टेस्ट पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि उसको टाइम लगता है। क्योंकि वो मैंने जैसे बताया साइकिल्स में रन होती है, तो उसके जो जितने सैंपल लिए हैं वो प्रोसेसिंग में लैब में बहुत बड़ा काम चालू रहता है। तो उसको तुरंत होने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो भी जेनेटिक टेस्ट है। ये क्या होता है? ये जो है करने का तरीका वही है, परंतु इसमें क्या रहता है कि सब जो उसके केमिकल मटेरियल बोला जा सकता, वो पूरे रेडीमेड फॉर्मेट में आते हैं। तो वो टेस्ट ऐसा है कि उसका सैंपल लिया तो वो तुरंत उसमें एंटीजन, यानी जो अपन वायरॉन बोल रहे हैं, उसका भी पार्ट पोर्शन कहीं भी अगर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो वो उसमें 15-20 मिनट में ही डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, सिंपल टेस्ट है वो। जैसे इसको मैं इक्वेट कर पाऊंगा, जैसे आजकल घरेलू मात्रा पे भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यूरिन में तुरंत कलर चेंज दिख जाता है, तो उतने सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट एंटीजन टेस्ट है। मतलब एक स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग नहीं, अभी तो वो पॉजिटिव आ गया तो एपिडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक है अभी, तो वो टेस्ट पॉजिटिव का इक्विवेलेंस जो है वो RT-PCR करने की जरूरत भी नहीं रही, इतना वो कंफर्मेटरी टेस्ट माना गया है अभी जो रिकमेंडेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद दर्शकों के जहन में भी यही बात हो। जैसे हमने एक सैंपल ड्रॉ किया किसी पेशेंट से, सस्पेक्टेड पेशेंट से ड्रॉ किया, उसमें आपने जैसे कहा कि उसके RNA और DNA ऑफ दैट वायरस और इंसान का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी उसके अंदर हो, तो मिक्स होने के बाद कैसे पता चलता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ ह्यूमन RNA DNA जो इतना इंटरफियर कर रहा है नहीं कर रहा है? मैंने शुरुआत में वो वर्ड यूज किया फिंगरप्रिंटिंग जैसा। इसका जो जीनोमिक मटेरियल और सीक्वेंसिंग है, जो कोरोना वायरस का हो, ये और इंसान के बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा। नाम सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, वो उसका मटेरियल से लेके कंटेंट पूरा अलग है। तो उसका जो बेसिकली प्रोटीन रैप्ड जेनेटिक मटेरियल रहता है, बराबर है, पर वो पूरे उसमें अमीनो एसिड चेन्स रहते हैं। अच्छा। वो अलग अलग इंसान के, अलग अलग प्राणी के अलग अलग रहते हैं। एक फिंगरप्रिंट। तो वायरस का जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो एक ढांचा रेडी है, उसको ही अपन कॉपीज बना के वो टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। वो दिखेगा तो वो कलर चेंज भी दिखेगा RT-PCR में। जी। उसमें ह्यूमन RNA DNA का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता है। अब हम वैक्सीनेशन पर आते हैं सर, और वैक्सीनेशन को लेकर भी कई सारे मिथ्स पाल रहे लोग। तो फर्स्ट हो गया 28 डेज के बाद या 45 डेज के बाद, एक तो ICMR और WHO में भी जरा कुछ कॉन्ट्रास्ट है, कोई 28 डेज बोलता है, कोई 45 डेज बोलता है। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट द सेकंड वैक्सीन, और वैक्सीन कितना इफेक्टिव हो जाता है अगर कोरोना से मैं लड़ रहा हूँ? ये फिर से अभी कैसे है, इसमें अपने को बेसिक जो प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, इसको अपन देखते हैं इसके तरफ। वैक्सीन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, अभी तो कोरोना के वैक्सीन की बात हो रही, पर सालों से जो अभी अलग अलग वैक्सीन आ रहे, जिसमें दूसरा डोज देने का जो एक इंटरवल रहता है, उसमें साधारण तौर पे 6 हफ्ते से 3 महीने तक सेकंड डोज देने का एक मायना सभी जगह है। क्योंकि ये अभी पैंडेमिक चल रहा था और इसमें अभी इंसान का फॉलोअप, जैसे अभी पुराने अपने एक्सपीरियंसेस है
कि पहला वैक्सीन लेने के बाद सेकंड वैक्सीन में ड्रॉप आउट जो जिसको बोला जाता है कि 100 लोगों ने आज लिया तो महीने भर के बाद में, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद जितना इंटरवल बढ़ते गया तो उसमें टर्न अराउंड ड्रॉप होते गया। सेकंड डोज नहीं लेने वालों के संख्या सीमित हो गई। काफी बार उनको तकलीफ नहीं रहती है, काफी बार वो कैजुअल हो जाते हैं। हाँ, मतलब जो भी वजह तो अभी सोशली है मोस्टली, पर उनको नहीं लिए है। ये हेपेटाइटिस वैक्सीन में स्पेसिफिकली पूरे दुनिया को मालूम है कि सेकंड डोज जितना डिले करेंगे तो उसमें एक तो इम्यूनिटी बूस्टिंग भी डिले हो जाएगा, काफी बार ड्रॉप आउट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करना है। तो शुरुआत के स्टेज में बियर मिनिमम जो इंटरवल है वो 4 हफ्ते का रखा गया था, क्योंकि उसमें अपने को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो सकता था। फिर बीच के टाइम में बहुत पब्लिकेशंस आए कि अगर ये इंटरवल बायोलॉजिकली साइंटिफिकली 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 3 महीने तक अगर ज्यादा रहे तो सेकंड डोज का एफिकेसी ज्यादा होगी। ओके, द मोर यू डिले द बेटर। यस, मोर एन अप टू 3 मंथ्स मैक्सिमम अपर कट ऑफ है। तो 4 to 6 वीक्स के लिए अभी इसीलिए वो गवर्नमेंट ने थोड़ा मॉडिफाई किया। इसमें कंफ्यूजन जो है वो मीडिया ने किया, साइंटिस्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि इसको 4 हफ्ते में लिया जा सकता, लोएस्ट लिमिट 8-6 हफ्ते ये आइडियल है, और उसके आगे जितना लेट करेंगे तो उसका एफिकेसी कम होते जाएगा। राइट। तो क्या मैसेज दोगे सर आप पब्लिक को अबाउट ऑल दीज थिंग्स? मैसेज बहुत ही सिंपल है। ये कोरोना को हटके अलग से ऐसा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये अगर किसी को संभावित व्यक्ति में अगर होना है तो सब में प्रथम इससे डरना भी नहीं है, और किसी को हुआ तो उसको स्टिग्मेटाइज भी नहीं करना है। ये बहुत अच्छे मानसिकता से आधार करते हुए आराम से इसको लड़ा जा सकता है। जहाँ तक के पारिवारिक एरिया है वहाँ पे हर परिवार ने भी अपना विद इन फैमिली जो डिस्टेंस रहता है, आपसी मास्क पहनने का तरीका है, क्योंकि ये इंडोर ट्रांसमिशन सब में ज़्यादा देखा गया है। जब ये ओपन टू स्काई एरिया बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप ग्राउंड में चला जाए तो यहाँ पे ये बीमारी बहुत कम ट्रांसमिट होती है। तो घर में रहने से ज़्यादा लोगों को होने की संभावना रहती है। तो हर इंसान ने, हर नागरिक ने ये संभावित अपना कैरियर है ये सोच के अगर अपनी मानसिकता बना ली है, और हमने जो संपर्क रहता है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट इसको सीमित रखे, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर ये वायरस को बढ़ने से रोकथाम हुआ जा सकता है। तो ये सामाजिक तौर पे ये एक धारणा पूरे समाज में अगर बिल्डअप हो जाए तो उस टाइम पे पुलिस ने दंडू लेके आप घर में बैठने ये करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और इसको आसानी से साइंटिफिकली अपन कीटाणु से ज्यादा होशियार है, और इंसान ने इसको प्रूव करने का ये एक मौका अपने आमने सामने आके खड़ा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज लग सकता है, पर हर इंसान ने अगर ये धारणा मन में रख ली कि मेरे वजह से मेरे जो नजदीक रहने वाले, मेरे भावनाओं में रहने वाले जो मेरे को उनके बारे में प्रेम है, मेरे परिवार के बारे में प्रेम है, तो ये जताने का मौका ये है कि आप अच्छे से ये पूरा साइंस समझ लीजिए, और ये वायरस पे अपन अच्छे से काबू में लेके ये लड़ाई जीतने वाले हैं, ये धारणा दिल में रखिए और अफवाहों पर बिलीव न करें। जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और काफ़ी कुछ जानकारी आपने दी जो शायद हो सकता है दर्शकों के कंफ्यूजन को भी क्लियर करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।